नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे कि BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सी धाराओं में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, कल भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में पिछली वीडियो में हमने धारा 35 को पढ़ा था, जिसमें हमने धारा 35 को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इसमें देखेंगे आगे की धाराओं के बारे में। तो इसमें है धारा 36। धारा 36 क्या कहती है? गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बताती है। तो दोस्तों BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस धारा के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी अपने नाम की सही, स्पष्ट और दिखाई देने वाली पहचान रखेगा ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय वह पुलिस अधिकारी अपने नाम की सही, स्पष्ट और दिखाई देने वाली पहचान रखेगा। यानी दोस्तों वह अपनी नेम प्लेट स्पष्ट रूप से लगा के रखेगा जिससे उसकी सही पहचान हो सके और स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके उसकी नेम प्लेट पे उसका नाम कि कौन सा अधिकारी आया है गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, पहला इसमें ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा है इसमें प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेगा। तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तारी का एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेगा। ज्ञापन क्या है दोस्तों? ज्ञापन में किसी भी कार्य का या किसी भी मामले का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। तो वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेगा जो कम से कम एक साक्षी यानी गवाह द्वारा सत्यापित या अनुप्रमाणित किया जाएगा। यह साक्षी गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है जहां गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों जो पुलिस अधिकारी रहेगा वो गिरफ्तारी का एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेगा जो कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित या अनुप्रमाणित किया जाएगा, यानी अटेस्ट किया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा कम से कम एक साक्षी या गवाह द्वारा। यह साक्षी जो ये गवाह रहेगा वह गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। तो दोस्तों जो गवाह, जो साक्षी सत्यापित करेगा या अनुप्रमाणित करेगा, तो वह जो साक्षी है, वह जो गवाह है, वह गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसके परिवार का सदस्य या उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वहां का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, यानी जहां गिरफ्तारी हुई है। आगे है दोस्तों इसमें उस ज्ञापन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। तो दोस्तों जो ज्ञापन है जो पुलिस अधिकारी तैयार करेगा, जो ये ज्ञापन है, इस पे गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो तो पुलिस अधिकारी को यह बताना होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जब तक उसके कुटुंब किसका कुटुंब? जो गिरफ्तार व्यक्ति है, जब तक उसके कुटुंब के, उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, यानी जो वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है, जब तक उस ज्ञापन को अनुप्रमाणित यानी वेरीफाई न कर दिया गया हो, उसे अटेस्ट न कर दिया गया हो उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा, तो पुलिस अधिकारी को यह बताना होगा उस गिरफ्तार व्यक्ति को कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 38। धारा 38 में क्या बताया गया है? गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार। तो जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका
पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का यानी अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। तो धारा 38 में कहा गया है जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है यानी उससे इंटेरोगेशन कर रही है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपने पसंद के वकील यानी अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सकेगा, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस उससे पूछताछ करती है यानी इंटेरोगेशन कर रही है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह व्यक्ति पूछताछ के दौरान यानी अपनी इंटेरोगेशन के दौरान अपने पसंद के वकील यानी अपने एडवोकेट से अपनी पसंद के एडवोकेट से मिल सकेगा, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे यदि 2 घंटे की इंटेरोगेशन चल रही है, 2 घंटे की पूछताछ चल रही है, तो उसमें से बीच में 5-5 मिनट के लिए 10-10 मिनट के लिए उसे अपने पसंद के एडवोकेट से मिलने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये मतलब है इसके कहने का, यानी 2 घंटे की पूछताछ चल रही है तो पूरे 2 घंटे एडवोकेट यानी जो वकील है उस गिरफ्तार व्यक्ति के साथ बैठे नहीं रहेंगे, बीच बीच में उसे मिलेंगे, जिससे जो है इंटेरोगेशन अच्छे रूप से हो सके। ठीक है, उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। तो ये है दोस्तों धारा 38। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 40। धारा 40 क्या कहती है? प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया के संबंध में बात करती है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बोला गया है कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में अजमानती है यानी नॉन बेलेबल और असंज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, कॉग्निजेबल अपराध करता है, या वह व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ठीक है, तो कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में यानी उस प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में ऐसा कोई अजमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल और संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है यानी कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध करता है, या वह व्यक्ति क्या है? उद्घोषित अपराधी है यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। ठीक है, उसे बिना देरी के 6 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में नज़दीकी थाने ले जाना होगा। तो दोस्तों जब वह प्राइवेट व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे 6 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में नज़दीकी किसी थाने में ले जाना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें, इसका दूसरा पॉइंट है अगर लगे कि वह व्यक्ति धारा 35 की उपधारा 1 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है तो पुलिस अधिकारी उसे अपनी अभिरक्षा यानी अपनी कस्टडी में लेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसा लगे कि वह व्यक्ति धारा 35(1) के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है तो जो पुलिस अधिकारी है वह ऐसे व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा यानी अपनी कस्टडी में लेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका, यदि गिरफ्तार व्यक्ति अपना नाम पता बताने से मना करता है या गलत नाम पता देता है तो उसके खिलाफ धारा 39 के अनुसार कार्यवाही होगी, लेकिन यदि कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने अपराध किया है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों गिरफ्तार व्यक्ति अपना नाम अपना पता बताने से मना करता है या फिर अपना गलत नाम या गलत पता देता है तो उसके खिलाफ धारा 39 के अनुसार कार्यवाही होगी, लेकिन यदि कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने अपराध किया है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों धारा 40 यानी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 41। धारा 41 में क्या बताया गया है? धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी यानी अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, इसके संबंध में बात करती है। तो धारा 41 की उपधारा 1 में क्या बताया गया है? जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में
उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है तो वह स्वयं उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या किसी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बताया गया है धारा 41 की उपधारा 1 में, यानी जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट को समझिए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, तो ये क्या है? ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो फैसला सुनाएगा। ठीक है, तो कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर यानी उनके ज्यूरिसडिक्शन के भीतर कोई भी अपराध किया जाता है तो वो स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं और तब जो है जमानत के बारे में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए या भी जो भी जमानत के बारे में उपबंध किए गए हैं उसके अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा यानी कस्टडी के लिए सुपुर्द कर सकता है। ठीक है, ये हो गई धारा 41 की उपधारा 1। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें उपधारा 2। धारा 41 की उपधारा 2 क्या कहती है? कोई भी कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव या न्यायिक यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता यानी अपना जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके भीतर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम यानी कॉम्पिटेंट हो। तो दोस्तों कोई भी कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता यानी अपने ज्यूरिसडिक्शन के भीतर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम होना चाहिए यानी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों धारा 41 की उपधारा 2। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 43। धारा 43 में क्या बताया गया है? धारा 43 बताती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी यानी अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, तो धारा 43 जो BNSS है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी धारा 43 यह बताती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी यानी अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, तो दोस्तों इसकी उपधारा 1 क्या है? धारा 43 की उपधारा 1 क्या है? पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छूकर यानी टच करके या परिरुद्ध करके गिरफ्तारी करेगा जब तक व्यक्ति खुद से समर्पण यानी सरेंडर न कर दे। तो पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छूकर यानी उसे टच करके या उसे परिरुद्ध करके यानी उसे कन्फाइन करके गिरफ्तारी करेगा जब तक कि वह खुद से समर्पण न कर दे यानी अपने आप सरेंडर न कर दे अपने आप को। ठीक है, इसमें महिला की गिरफ्तारी में गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर उसके द्वारा अभिरक्षा में समर्पण कर देने की उपधारणा की जाती है। पुलिस महिला के शरीर को नहीं छुएगी जब तक बहुत जरूरी परिस्थिति ना हो और जब तक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद ना हो। ठीक है, तो दोस्तों महिला की गिरफ्तारी में गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर उसके द्वारा अभिरक्षा में समर्पण कर देने की उपधारणा की जाती है। यानी दोस्तों यदि किसी महिला की गिरफ्तारी होनी है और गिरफ्तारी की उसे मौखिक सूचना दे दी गई है तो उसके द्वारा जो अभिरक्षा में समर्पण कर देने की उपधारणा की जाती है यानी ये उपधारणा की जाती है कि वह महिला अपने आप जो है पुलिस की कस्टडी में अपने आप को सौंप दे यानी सरेंडर कर दे, यह उपधारणा की जाती है। पुलिस महिला के शरीर को नहीं छुएगी, पुलिस जो है महिला के शरीर को नहीं छुएगी और जब तक बहुत जरूरी परिस्थिति ना हो और जब तक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद ना हो। ठीक है, तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों उपधारा 2। धारा 43 की उपधारा 2 क्या कहती है?
इसमें कहा गया है यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध करता है या भागने की कोशिश करता है तो पुलिस जरूरी बल यानी रीजनेबल फोर्स का उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होनी है, ऐसा व्यक्ति यदि गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है या वो भागने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस जो है जरूरी बल का उपयोग कर सकती है यानी रीजनेबल फोर्स का उपयोग कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसकी उपधारा 3 है, पुलिस अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखकर ऐसे व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकती है जो आदतन अपराधी है यानी जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भाग चुका है या भाग सकता है, जिसने संगठित अपराध किया है, जो आतंकवाद से जुड़ा है, जो ड्रग्स, हथियार, हत्या, बलात्कार, नकली नोट, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ अपराध या राज्य के खिलाफ अपराध आदि में शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों पुलिस जो है अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को देखकर कि अपराध किस प्रकृति का हुआ है और कितना गंभीर है, इसको देखकर ऐसे व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकती है जो कि आदतन अपराधी है यानी जो बार बार अपराध कर रहा है यानी जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, या जो पहले भाग चुका है या भाग सकता है, या जो संगठित अपराध में है, जिसने आतंकवाद में है, जो ड्रग्स, हथियार, हत्या, बलात्कार यानी रेप, नकली नोट, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों के खिलाफ अपराध या राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस हथकड़ी लगा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है उपधारा 4। उपधारा 4 में क्या बताया गया है, इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती जिस पर ऐसा अपराध आरोपित नहीं है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। ठीक है, तो दोस्तों इस धारा की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति की जो है मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती, यानी कि जिसने ऐसा अपराध नहीं किया है जिसकी सजा मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास से जिसे दंड मिला हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों उपधारा 5, धारा 43 की उपधारा 5, इसमें क्या बताया गया है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर बहुत जरूरी स्थिति हो तो महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति यानी प्रायर परमिशन लेकर ही गिरफ्तार करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है धारा 43 की उपधारा 5। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट उपधारा है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी महिला को सूर्यास्त के बाद यानी आफ्टर सनसेट और सूर्योदय से पहले यानी बिफोर सनराइज से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर बहुत जरूरी स्थिति हो तो महिला पुलिस अधिकारी जो रहेगी वह लिखित रिपोर्ट बनाएगी और मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेगी, मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेगी, यानी मजिस्ट्रेट से प्रायर परमिशन लेगी, तभी जो है वो उस महिला को गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।